जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मेंटोर में। आज की वीडियो निर्वाणा सीरीज की थर्ड वीडियो होने जा रही है। इस निर्वाणा सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? हम सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सिविल सर्विसेज एग्जाम इन सब क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स 2024 में होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों हो सकते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप जाके इसका जो एक ट्रेलर है, ट्रेलर वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, थीम कितनी रिपीट होती है। इसलिए हम इन क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और हाँ, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? Who among the following are entitled to get the benefit of equality before the law and the equal protection of the law as enshrined under Article 14 of the Constitution of India? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या लिखा है? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा होगा आर्टिकल 14 जो है, ठीक है, उसको पढ़ा होगा। क्या है ये? विधि की समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। तो इसमें क्या बोला है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहाँ पर? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो भारत का राज्य क्षेत्र में क्या आ जाएगा? आपके भारतीय नागरिक। ठीक है, और दूसरा क्या? कोई फॉरेनर है। ठीक है, यदि वही भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर है, तो उसके साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके समक्ष भी विधि के समक्ष समता होगा और विधि का समान संरक्षण होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, ये भी सही हो जाएगा। तो 1-3 एक साथ कहाँ पर है? ऑप्शन सी। ठीक है, अब विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को, तो ये नहीं होगा। क्यों? हमने इसमें क्या देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मतलब यहाँ पे राज्य क्षेत्र की बात हुई है। भारत के राज्य क्षेत्र में जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं वो तो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें क्या बोल रहा है? भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया। अब यहाँ बोर्न की बात कर रहा है और यहाँ लिविंग की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ बोर्न की बात कर रहा है, यहाँ लिविंग की बात कर रहा है। ठीक है, रहना और जन्म। अब यहाँ पे जन्म है लेकिन रह वो अब्रॉड में रहा है। ठीक है, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया। अब यहाँ पे बोर्न इंडिया में हुआ लेकिन रह रहा है वो अब्रॉड में, तो उसको तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, इस तरह ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए, है ना? अपना लक्ष्मीकांत उठाइए, आर्टिकल 14 को रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। माइनॉरिटीज कैन स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, हम ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, निर्जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया। ओनली लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है। एवरी एवरी रिलीजियस
denomination has unfettered right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. ऑप्शन डी क्या है? किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देती है. An educational institution established by a religious minority loses its minority status on receiving financial aid from the government. ठीक है, होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, है ना, आंसर लगा लिया होगा. चलो आगे देख. ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन. ऑप्शन डी आप देखेंगे तो आपने यदि लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी आपको मालूम होगा ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, और प्रैक्टिकल भी आप देखें देखते होंगे तो किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का जो शिक्षा संस्थान है उनको तो वित्तीय सहायता मिलती है. और यहाँ क्या बोल रहा है, वित्तीय सहायता मिलेगी तो वो अल्पसंख्यक दर्जा खो देंगे, है ना, ये खो देंगे. तो ये तो गलत हो गया. ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है. अब यहाँ क्या पूछ रहा है, आपको सही बताना है. ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है ना. बेरोक कुछ नहीं होता. ठीक है, बेरोक कुछ नहीं होता. ठीक है, जो भी अधिकार मिले हैं वो युक्तियुक्त प्रतिबंध के साथ मिले हमको, है ना, कुछ ना कुछ वहां पे लिमिटेशन है ना. तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत हो जाता है. ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, निर्जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है. ठीक है ना, लिंग्विस्टिक, एथनिक और रिलीजियस. अब आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना आर्टिकल 30 जो है वहाँ पे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करी, एथनिक की नहीं. ठीक है, निर्जातीय की नहीं की गई है. यहाँ से ये भी गलत हो जाता है. बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है, तो आर्टिकल 30 बिल्कुल कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए. ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको आर्टिकल 30 जो है आर्टिकल 30 रिवाइज करना है. आर्टिकल 30 रिवाइज करना है आपको अच्छे से. ठीक है, अब बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया. भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है. ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, भारत, ठीक है, आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और डी क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब आप बात करें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची में क्या बोला है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध. ठीक है, तो यहाँ पे जो एसटी है ना, एसटी ट्राइबल एरिया जो है ना, उसके बारे में उपबंध है. तो ये तो नहीं होगा, है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसमें क्या बात किया गया है कि प्रशासन कैसे चलेगा, संसद होगी, ठीक है, संसद होगी, उसमें सदन होंगे, है ना, इन सब की बात की गई है इसमें, है ना, इसमें अधिकारों की बात नहीं की गई है. ठीक है, बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 20. लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, अब चाहे पुरुष हो या स्त्री हो दोनों को समान संरक्षण मिलेगा. ठीक है, और आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध. मतलब यहाँ पे लिंग की बात आई, स्त्री और पुरुष के सामने कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए. ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये. अब देखते हैं क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किनका उपबंध किया गया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइड इन इंडिया बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन 1 देखें तो बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ नाइबरहुड स्कूल. आप जानते हैं कि यदि आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है आपको मालूम होगा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा क्या किया गया है, आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन
जोड़ दिया गया है, ठीक है? जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा शिक्षा दी जाएगी। अब इसके बाद क्या किया गया है? इसके बाद सरकार ने क्या किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है? 2009 ये पास किया, ठीक है? और इसी एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है? अब बात करें इसमें बच्चों का आस-पास तो यहाँ पे ही सही है ना? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पहला सही है, पहला सही है मतलब यहाँ पे ये गलत, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, ठीक है? तो आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल 30 की बात कर रहा है, ठीक है? ये हमारे संविधान में पहले से दिया गया है, तो ये राइट टू एजुकेशन के अंदर नहीं आता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 2 यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है ना? तो ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? शिक्षकों को 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, ठीक है? ये तो सही बात है ना? नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए प्रोहिबिशन है ना? अदर देन डिसेनियल सेंसस, इलेक्शन टू लोकल अथॉरिटी लाइक स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। तो आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, तो यहाँ पर इन जो शिक्षक होते हैं, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है ना? और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, है ना? तो यहाँ पे इस तरह ये सही हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये यदि राज्य द्वारा पोषित है, मतलब ये सार्वजनिक संस्थान है। सार्वजनिक संस्थान में, ठीक है, केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा, तो ये किसमें बोला गया? आर्टिकल हमारा 15 जो है, इसमें बोला गया है कि सार्वजनिक संस्थान में, ठीक है, सार्वजनिक संस्थान मतलब जहाँ पे राज्य द्वारा पोषित है, ठीक है, वहाँ पर इन इन आधार पर उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए फंडामेंटल राइट का, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन इन राइट टू लाइफ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ठीक है, 1992। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, है ना, इसका आंसर। लेकिन आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, आपको क्या करना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बनाम अब्दुल समद, फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्पीरिया एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य, ये, और रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य, इसके बारे में आपको सर्च करना है, ठीक है? सर्च करना है कि ये किस केस से रिलेटेड है ना? चलो, हम देखते हैं मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें बोला कि शिक्षा के अधिकार में क्या हो जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा मतलब चिकित्सा, है ना? मेडिकल, इंजीनियरिंग ये भी शामिल होगी। मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है? ये दोनों शामिल होंगी, है ना? शिक्षा के अधिकार में व्यावसायिक शिक्षा मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग ये भी शामिल होगी। ये बोला मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ? 1993 में क्या हुआ? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद, ठीक है, 1993 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शिक्षा के अधिकार में, राइट टू एजुकेशन में क्या होगा? जो प्राथमिक शिक्षा है ना? प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया, ठीक है? और बोला कि भाई जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आया किसमें? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। तो आपको दोनों याद रखना है ना? दोनों याद रखना है। यदि यहाँ पे उन्नी कृष्ण बनाम जो हमारा आंध्र प्रदेश होता, तो वो भी इसका आंसर होता, ठीक है? वहाँ भी शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया था। और यदि यहाँ पे मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य आया, तो ये भी सही है ना? ये सबसे पहले आया था, इसके बाद 1993 में उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश आया। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को नहीं मिलेंगे।
है ना? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। अब आपका यहाँ पे क्या काम है, आपको ये 3 ऑप्शन जो है ना, इसको सर्च करना है, ठीक है? इसके बारे में अपना डेटा रखना है, ठीक है? तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। इसमें हम और क्या कर सकते हैं? आप इसका सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, ठीक है? मैं उसको आने वाली वीडियो में ज़रूर लागू करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।